खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसा वर्धा जिले के देवगीर में हुआ। ये सभी मेडिकल के तालिब इल्म थे और कार में सवार थे। इत्तलात के मुताबिक ये देववल्ली गांव से यथून वर्धा जा रहे थे। इनकी गाड़ी सेलसूर गांव के पास पुल से नीचे गिर गई और मौके पर ही 7 की मौत हो गई। महलूकीन में तरोड़ा असेंबली हलके के रुकन असेंबली का बेटा भी शामिल है। तो बेहद अफसोसनाक वाकया ये महाराष्ट्र के वर्धा में पेश आया है। एक्सीडेंट होने से 7 अफराद की मौत हो गई है। जहां सबको बराबरी का अधिकार होगा। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां भेदभाव नहीं होगा। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां आपकी सफलता आपकी जाति पे आधारित नहीं होगी। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां एक गरीब आदमी को यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं एक बच्चे को स्कूल भेज दूं और दूसरे को कमाने के लिए भेज दूं। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। दोनों ने सपना देखा था एक क्रांति का, एक रेवोल्यूशन का। आज वही क्रांति और वही रेवोल्यूशन हम लोगों का भी सपना है। मुझे खुशी है कि चाहे आजादी के 70 साल बाद ही सही, लेकिन दिल्ली के अंदर इन लोगों का सपना अब धीरे धीरे पूरा होने लगा है। आज सवेरे जब दिल्ली के स्कूल खुलते हैं तो उनकी एक क्रांति हर दिल्ली के स्कूल के अंदर जीवंत हो जाती है। आज दिल्ली के हर बच्चे की आंखों के अंदर वो क्रांति नजर आती है। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं ये ऐलान करता हूं कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर के अंदर, दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अब हम नेताओं की तस्वीर नहीं लगाएंगे, अब मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगानी। अब हमें तस्वीरें लगानी है इन 2 महानुभावों की, बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की। इन दोनों के असूलों के ऊपर हमारी दिल्ली सरकार चलेगी और ये दोनों हम लोगों को हर कदम पे प्रेरणा देते रहेंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के इस ओजस्वी उद्बोधन का। और किसी ने सही कहा है कि हम सब का जज्बा है कि कुछ नशा तिरंगे की आंख। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके महाराष्ट्र के सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया है। पीएम ने महलूकीन के अहले खाना के लिए पीएम एनआरएफ से 2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, तो वहीं जख्मियों को फी कस 50,000 रुपए देने का ऐलान भी किया है। तो ट्वीट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया और वहीं इमदाद का ऐलान भी किया गया। मुल्क में कोरोना की रफ्तार कहीं सुस्त होती नजर आ रही है तो कहीं इसकी रफ्तार तेज है। हालांकि दिल्ली और मुंबई में गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कोरोना के नए मामलों की तादाद में कमी दर्ज की गई है, लेकिन कर्नाटक और दीगर रियासतों में कोरोना का फैलाव तशवीश का बाइस है। कोरोना के नए मामले यौमिया 3 लाख से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। इसी बीच वजीर सेहत मनसुख मंडाविया आज 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग करने वाले हैं। वर्चुअल इजलास में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के वज़राए सेहत शिरकत करेंगे। वहीं मुल्क में कोरोना के मामलों में आज कमी वाक़ई हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2,55,874 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जो कि कल के मुकाबले में 50,000 से कम तादाद है। जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 614 लोगों की मौत हुई है। वहीं इसी अरसे में 2 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 22 लाख से ज्यादा हैं,
जबकि इस वक्त मुल्क में पॉजिटिविटी की शरह 15.52% दर्ज की गई है। आज 12वां कौमी यौम राय दहिंदगान है। इस मुनासबत से मरकजी और रियासती इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटों की अहमियत और उसके हवाले से बेदारी लाने के लिए तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। 2011 से यौम राय दहिंदगान मनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यौम तासीस यानी 25 जनवरी 1950 की यादगार के तौर पर यह दिन 2011 से 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद खुसूसी तौर पर नए राय दहिंदगान की हौसला अफजाई करना, रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करना और इसकी तादाद में इजाफा करना है। मुल्क के राय दहिंदगान के लिए वक्त इस दिन इंतखाबी अमल में शिरकत को फरोग देने और राय दहिंदगान के दरमियान बेदारी फैलाने का काम किया जाता है। 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात 10 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाले हैं। ये 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाएगा। इस क्रम में उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इसकी मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया होंगी, जो ऑनलाइन माध्यम से इसमें प्रतिभाग करेंगी और कोविड के जो नियम हैं उनका अनुपालन करते हुए और निर्वाचन को सुगम, समावेशी और सहभागी बनाने की थीम पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसका पूरे प्रदेश में यूट्यूब लिंक के माध्यम से और दूरदर्शन, आकाशवाणी द्वारा सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। तो कौमी यौम राय दहिंदगान के हवाले से यूपी में भी वोटों की अहमियत और शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। यूपी के इलेक्शन अफसर इब्राहिम देवराम तिवारी ने बताया कि प्रोग्राम के जरिए रायदही से मुतालिक वोटों में हौसला अफजाई और शऊर बेदारी के अलावा दीगर अहम जानकारी फराहम की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मौके पर कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शुमाली हिंद में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में बारिश के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कोहरे और धुंध से लोग परेशान हैं। जयपुर समेत कई अजला में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। वहीं बिहार में भी सर्दी ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग सड़कों के किनारे अलाव जलाकर गर्मी हासिल कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी सर्दी से जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। तो 3 मुख्तलिफ शहरों से आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुबह के वक्त जब सड़कों पर धुंध और कोहरे की चादर बिछी रही, लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं लोग सड़कों के किनारे आग जलाकर गर्मी हासिल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी इतनी कम है, आमदरफ्त बहुत धीमी पड़ गई है। वहीं राजस्थान के भरतपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे दीपक पुरी। में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज की बात की जाए तो आज कोहरा बहुत है और सर्दी भी बहुत है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 2-3 दिन तक जो है कोहरा बहुत रहेगा और कोहरे के साथ साथ जो है सर्दी भी रहेगी। अब बात की जाए भरतपुर शहर की, तो भरतपुर शहर के साथ साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरा बहुत है और कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य स्तर पर है, कुछ भी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जा सकता है कि सर्दी के सीजन का आज पहला कोहरा इतना जो है देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ छात्र भी है जो कोचिंग जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, इनसे बात करें। कहाँ जा रहे हैं आप? कोचिंग सेंटर। कितनी सर्दी है आज? आज बहुत सर्दी है। आज कल कड़ाके की धूप निकली थी, आज एक साथ सर्दी है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है नौकरी के लिए, आजीविका चलाने के लिए पैसा तो भी चाहिए। घर वाले विश्वास लेके हमें यहाँ भेज रहे हैं, उनकी इच्छाएं तो पूरी करनी है। और भी छात्र हैं जो कोचिंग के लिए जा रहे हैं और एक कड़ाके की सर्दी पे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? कोचिंग जा रहे हैं हम चौहासापुर से आए हैं। गाँव में कितना कोहरा है? गाँव में अत्यंत कोहरा पड़ रहा है। तो वहाँ से आने में जाने में परेशानी तो होती है।
कोहरा बहुत पड़ रहा है, सर्दियों में जल्दी से निकलना पड़ता है, फिर यहाँ से जाना पड़ता है, सर्दी बहुत पड़ रही है। तो कहा जा सकता है कि ये जो छात्र हैं ये कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और कोहरे की मौसम की बात की जाए तो अभी भी जो है चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है, समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ जो है कोहरे की धुंध नजर आ रही है। और बाजार में भी इस वक्त मैं हूँ, ये बाजार का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर जो है कोहरा अधिक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की बात की जाए तो अत्यधिक जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन तक जो है, अगले 2 दिन तक सर्दी जो है वो और रहेगी और सर्दी के कारण जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान बीजिंग में इस साल मुनक्किद होने वाले सरमाई ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आरिफ ने हाल ही में क्वालिफाइंग अल्पाइन स्कीइंग इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। आरिफ का ताल्लुक शुमाली कश्मीर जिला बारामूला टंगमर्ग के गोईवारा हाजीबल से है। आरिफ हिंदुस्तान के वाहिद स्कीयर हैं जिन्होंने बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। आरिफ की कामयाबी पर सारा मुल्क खुश है। वतन वापसी पर आरिफ खान ने जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। एलजी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। गुलमर्ग में आरिफ खान के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। सिकी मेरा जुनून है, मेरी ताकत है, मेरी ज़िंदगी है। सिकी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह टांगे और बाजू हैं, इसी तरह मेरी ज़िंदगी मेरी क़ुव्वत है, मेरा ख्वाब है। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए काफ़ी कठिन मराहिल से गुजरना पड़ा। ये अल्फाज है मुल्क के उस सपूत के जिन्होंने हाल ही में बीजिंग सरमाई खेल 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। जी हाँ, ये अल्फाज है आरिफ मोहम्मद खान के। हमारे साथ मौजूद है आरिफ मोहम्मद खान। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिकी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए और कश्मीर का नाम रोशन करने के लिए काफ़ी जदोजहद की और काफ़ी कठिन मराहिल से गुजरे हैं। सीधे तौर पर हम बात करेंगे आरिफ मोहम्मद खान से। आरिफ साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताइए, आप 4 साल की उम्र से आपने सिकी में कदम रखा है और 32 साल के हो गए हैं। 32 साल में आपने ये मकाम हासिल किया है, तो कैसे देखते हैं? बेशक मैंने 4 साल में शुरू किया और 4 साल से आज तक बहुत साल हुए और बहुत मेहनत लगी और बहुत मुश्किलात थे, पर इतने सालों से जो भी एक्सपीरियंस रहा और वो इस साल काम आया और फाइनली एक वो मुकाम आया जहां हमें दुनिया देखे और जो हम जिस खेल को लेके जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, तो उसको देख के हमारे मुल्क को भी जाने और हमारी जो भी मेहनत अभी तक की है उसको भी जान जाएंगे। आरिफ साहब, आपका आज़म है कि मैं मुल्क का नाम रोशन करूं, कश्मीर का नाम रोशन करूं, और आप छोटे से गाँव से निकलकर आप आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं, तो कैसी खुशी है, कैसे देखते हैं? डेफिनेटली खुशी है, क्योंकि 15 साल या 20 साल का ख्वाब है। मेरे वालिद साहब का ख्वाब था कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं और एक ऐसा मुकाम हासिल करूं जहां आप अपने ये कश्मीर के जो खूबसूरती है, पहाड़ों से और बर्फ़ से भरा हुआ खूबसूरती, और जो ये खेल जब से शुरू हुआ उसको लेके पूरे दुनिया को आप दिखाइएगा। तो ये एक ख्वाब था और इस ख्वाब पे बहुत मेहनत लगी और अब ये ख्वाब कुछ होने जा रहा है। तो आपके वालिद साहब का इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है कि वो भी सिकियर रह चुके हैं, एक गाइड के तौर पे गुलमर्ग में उन्होंने काम किया है, तो उनकी खदमात को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की आपके पीछे? डेफिनेटली हर एक का पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे मुकाम हासिल करे, चाहे कोई भी फील्ड हो। इसी तरह हमारे फादर ने इसमें ऑलरेडी पहचान बनाई थी, वो इसके साथ रिलेटेड कनेक्टेड थे टूरिज़्म की वजह से, कि तो तब उसने इसमें मुझे लाया और इतना सारा कंट्रीब्यूट किया है कि जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ के जो हालात थे या और भी बाकी चीज़ें थे, तो उनको देख के उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया और डेफिनेटली सपोर्ट अब ये दिख रहा है कि जो और भी पेरेंट्स है कि वो भी इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं, वी शुड डू द सेम थिंग।
तो आप इस मुकाम तक यानी हिंदुस्तान के वाहिद खिलाड़ी आप जो ओलंपिक्स में आप क्वालिफाई आप ओलंपिक्स में जाने के लिए वहाँ पे नुमाइंदगी करेंगे मुल्क की, तो कितने मराहिल से गुजरना पड़ा, आप कठिन मराहिल से, मुश्किलात से दो चार होना पड़ा आपको बचपन से ही, तो वो थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि किस तरह की मुश्किलात आए हैं, वो बता दीजिए। मुश्किलात तो सबसे पहले ये है कि ट्रेनिंग्स जो हमें इस स्पोर्ट्स के लिए करना पड़ता है एज ए प्रोफेशनल एथलीट जो मैं कहूँगा, तो वो सारा जो मैं उस चीज़ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, हमें यहाँ पे गुलमर्ग में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर सिर्फ बेसिक्स के लिए। तो ये सबसे बड़ी एक परेशानी थी कि हमें बाहर जाना पड़ता था, उसके लिए बहुत सारी फंडिंग्स वगैरह वो जोड़नी पड़ती थी, और ये एक महंगा स्पोर्ट है। आप देखते हैं कि इससे कमाई भी अच्छी होती है, पर स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारे महंगे, वो सबसे बड़ी मुश्किलात थी मुझे लगता है। तो अब आपने मुश्किलात की बात की है कि इससे पहले भी आपने बहुत कोशिश की ओलंपिक्स में जाने के लिए, जैसे हमने भी सुना है कि आपने इससे पहले भी 4 बार वो ट्रायल जो है क्वालिफाई की, 5वीं बार आपको स्विट्जरलैंड जाना था, तो आपके पास पैसे नहीं थे, तो किस हद तक ये हकीकत दुरुस्त है, तो वो बताइए आप। नहीं, अगर बात करें कि पैसे बहुत सारे नहीं थे, लाइक बजट नहीं था पहले, क्योंकि आप देखिए इस बार हमने अर्ली स्टार्ट किया। पूरे साल से मैं यूरोप में हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, रेसेस कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन्स खेल रहा हूँ, तो ये सब ऑन टाइम जब हुआ तो तभी पॉसिबल हुआ। उस टाइम हमें ऑन टाइम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हुई थी, इन टर्म्स ऑफ बजट वो प्रोवाइड नहीं हुआ था। तो एंड मोमेंट में कुछ हुआ, तो फिर डेडलाइंस का जो होता है, जो टाइम एक होता है, तो वो ख़त्म हो चुका था, तो वही एक मेन रीज़न बन गया था। आरिफ साहब, मुझे ये बताइए कि कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल के स्लोप्स यहाँ पे हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी दिखाई दे रही है, जिससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे नौजवान जो है, वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, खासकर गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, ताकि जो यहाँ के नौजवान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्की फील्ड में यहाँ पे अपना नाम कमा सके। टूरिज़्म के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सपोज डोमेस्टिक के लिए बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल के लिए फ्री स्टाइल स्कीइंग, फ्री राइड स्कीइंग अच्छा है, पर जो स्पोर्ट्स के लिए है, अगर आप 1-2 स्लोप्स बनाते हैं लिफ्ट के साथ, तो वही मुझे लगता है कि आपको एक नया लेवल देगा, आपके एथलीट्स को नया लेवल देगा। क्योंकि अगर हमें बेसिक इंटरमीडिएट फैसिलिटीज़ अपने ही मुल्क में मिलती है, तो बाहर जाके हमें सिर्फ परफॉर्म करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो ये एक बेनिफिट रहेगा और जनरेशन्स के लिए। अगर हम अभी करते हैं ये चीज़ें, ये उतना ज़्यादा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है भी, और कुछ करने की ज़रूरत है, बस उतना ही चाहिए। अच्छा आरिफ साहब, परसों आपने एलजी से मुलाकात की है, तो मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहा डेवलपमेंट के लिए, खासकर गुलमर्ग के डेवलपमेंट के लिए और विंटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए, क्या कुछ मुलाकात में वहाँ पे तबादला ख्याल हुआ? टू बी ऑनेस्ट, ये गवर्नमेंट बहुत सीरियस है डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को लेके, एथलीट्स को प्रमोट के लेके। तो एलजी साहब ने मुझे बड़े वजह से कहा कि हम लोग अब स्पोर्ट्स को देखना चाहते हैं उरूज पे, और जो हमें इंटरनेशनली और देश का नाम भी लाए, और कश्मीर स्पेशली, कि एक कश्मीर को ऐसा इंस्पिरेशन देने जा रहे हैं ताकि लोग जनरेशन्स तक याद करें। गुड थिंग्स। मुझे ये बताइए, जो ट्रायल हुई है, किस किस मुल्क में ट्रायल हुई है वो बताइए, और वहाँ पे जो मुकाबला रहा है बाकी खिलाड़ियों के साथ, और कितना सख्त मुकाबला रहा है? मुकाबला डेफिनेटली एक सख्त होता है, क्योंकि जो लेवल वहाँ पे, जिस लेवल पे हम स्कीइंग करते हैं, जो वहाँ स्लोप्स होते हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होते हैं। वो आइस के बने हुए स्लोप्स होते हैं, उन पे बहुत आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उस पे ट्रेनिंग हम करते थे उन कॉम्पिटिशन्स के लिए, जैसे इटली में किया, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रिया में सबसे ज़्यादा टाइम निकला, और फिर बोस्निया, मोंटेनेग्रो या दुबई में कुछ रेसेस की जो एक बहुत अच्छे रहे, और भी कुछ कंट्रीज़ में हम जाके ट्रेनिंग कर रहे थे। तो कंपटीशन में यही हमारी नज़र होती है कि हम ऐसी परफॉर्मेंस दें ताकि हम ओलंपिक्स में एक प्लेस बनाएं, और उसके बाद हम उस प्लेस बना के हम आगे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को उसी लेवल पे जिस पे ओलंपिक्स में कम्पीट होना होता है। तो यही हमारी प्रिपरेशन पूरे साल से रही है। तो स्लोप्स की अगर बात करेंगे, तो स्लोप्स में कितनी डिफरेंस आपको लगी? जो यहाँ पे नेचुरल स्लोप्स है, इस पे स्की करना, और आर्टिफिशियल स्लोप्स पे स्की करना? एक सीधी सी बात है कि स्पोर्ट्स में आपको नेचुरली नहीं होता है, ये सब बना हुआ होता है। जैसे आप बाकी स्पोर्ट्स में देखो, क्रिकेट,
फुटबॉल, वॉलीबॉल, और कि आप बनाते हैं फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। कि सेम थिंग इज़ कि स्कीइंग में भी सेम है, आपको बनाना होता है और बना के आपको एथलीट्स उस पर तैयार करने होते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो यही एक पहचान बनती है आपकी टूरिज़्म के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप वतन वापस लौटे हैं इन ममालिक से, तो अभी आप इन दिनों आपकी मसरूफियत क्या रहेगी यहाँ पे, खासकर गुलमर्ग में? आप डायरेक्ट घर भी नहीं गए, आप डायरेक्ट वहाँ एयरपोर्ट से डायरेक्ट गुलमर्ग आए हैं और गुलमर्ग में आपने डेरा जमाया है, तो क्या मसरूफियत रहेगी और वापसी कब है आपको, कब बीजिंग आपको जाना है? मैं गुलमर्ग आया 5 दिनों के लिए, मेरे पास कुछ टाइम बचा था ताकि मैं यहाँ ट्रेनिंग करूँ। मैं सुबह से यहाँ 7:30 बजे से खड़ा हूँ और 5 दिन है मेरे पास प्रोग्राम, ताकि मैं और भी यहाँ जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा उनको हौसला अफजाई हो जाए और इस स्पोर्ट्स में थोड़ा और इंस्पायर हो जाए, क्योंकि उनके भी आगे चैम्पियनशिप्स हो रही है। तो मेरी पहला मसला था कि मैं खुद की ट्रेनिंग करूं और उसके बाद जो टाइम बचता है उनको थोड़ा बहुत ट्रेन करूं ताकि वो नेशनल चैम्पियनशिप्स में अच्छे परफॉर्मेंस दें। तो मुझे ये बताइए, लास्ट में यहाँ कश्मीर के नौजवानों के लिए क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं, ताकि वो भी, क्योंकि आपसे अब बहुत सारे लोग जो है नौजवान हैं वो इंस्पायर हुए हैं और हो भी रहे हैं, तो क्या कुछ पैगाम रहेगा ताकि वो जो जराइम में मुब्तला हो रहे हैं, बाकी दीगर गलत कामों में मुब्तला हो रहे हैं, तो ताकि वो इस पटरी पे लौट आए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी संवारे? मुझे लगता है हम कश्मीरी बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए है कि मैं भरोसा करता हूँ अपने आप पे और सारे नौजवानों पे कि हम जिस फील्ड में जाए हम इसको डेफिनेटली दुनिया के ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हैं। इतनी वो क्या बोलते हैं कि हिम्मत है हम लोगों में। तो अगर हम में है ये, तो हमें प्रूव करना चाहिए कि हम डेफिनेटली किसी भी फील्ड में जाके अपना नाम ऊंचा लेके जाएंगे, ताकि हमें और जनरेशन्स फॉलो करें। और जो डिस्टर्बेंस होती है वगैरह सब, ये टाइम बीइंग के लिए होता है, इससे कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ करना है और आपको डेफिनेटली अपने आप को पहचानना है और उस पहचान को लेके आगे दुनिया के लिए पहचान बनानी है। तो आरिफ साहब, आपने हर वक्त आपने ये अल्फाज दोहराए कि सिकी जो है ये मेरी जुनून है, मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हर कोई जिस काम में उतरता है तो ज़रूरी वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जुनून डेफिनेटली है, क्योंकि इतनी खूबसूरत वादी में आप रहते हैं, इतने बड़े पहाड़ हैं और बर्फ़ भी है। जब आपको तभी जुनून मिलता है जब इन पहाड़ों पे जाके आप राइड डाउन करते हैं स्पीड के साथ, तो ये डेफिनेटली आपका जुनून बनता है और आप उसी जुनून को लेके फिर दुनिया में सर्व करते हो। तो यही मेरा बचपन से था और आज भी है और आगे भी रहेगा। शुक्रिया, बात करेंगे। नाजरीन, आपने देखा आरिफ साहब ने साफ तौर पे कहा है कि सिकी जो है ये इसका जुनून है, इसकी ताकत है, इसकी कुव्वत है, और उन्होंने वादी कश्मीर के नौजवानों से अपील की है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और इस दुनिया में आए ताकि वो दुनिया के अंदर अपना नाम कमा सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग।